अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। कल एक आईनी तरमीम पेश करनी की जानी थी हुकूमत की तरफ से, लेकिन पूरा दिन इंतज़ार होता रहा। वो आईनी तरमीम तो पेश ना की जा सकी, लेकिन एक मुसव्विदा है जो कि मंजर आम पर आया है। अदालती पैकेज का नाम दिया गया है हुकूमत की तरफ से इसको, जिसमें वैसे तो 58 शिकों में आइन की तरमीम तजवीज़ की गई है, लेकिन आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए और ख़ुद भी समझने के लिए हमने इसको 3 जो बुनियादी बड़ी तब्दीलियाँ अदालती ढांचे के अंदर हुकूमत ने तजवीज़ की हैं, सामने रखी हैं, उसमें क्लासिफाई किया है। आपके सामने वो रख देते हैं। इसका जो पॉलिटिकल पहलू है इसके ऊपर भी नज़र डालेंगे और कानूनी तौर पर भी समझने की कोशिश करेंगे। 3 अहम तजावीज़, 3 अहम तब्दीलियाँ हुकूमत की तरफ से ये प्रपोज़ की गई हैं। सबसे बड़ी तब्दीली आईनी अदालत का क़याम चाहती है हुकूमत। इसके लिए मुल्क में एक जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है उसी के पैरेलल आईनी अदालत होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत होगी। उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे वो सुने जाएंगे। इसका जो चीफ जस्टिस होगा उससे मुतल्लिक भी ये कहा गया है कि एक 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे आईनी अदालत के, उनमें से एक होगा, लेकिन पहली बार जो जज होगा वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत इंतखाब करेंगे। और साथ ही जो रिटायरमेंट की एज होगी इस अदालत की, यानी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की, वो 68 साल रखी गई है। दीगर चीदा नुकात जो हैं उनको आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी बड़ी तब्दीली या दूसरी बड़ी तजवीज़ जो हुकूमत ने सामने रखी है वो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीली। ये तजवीज़ की गई है कि एक नेशनल असम्बली की कमेटी होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से इंतखाब करेगी चीफ जस्टिस के नाम का। फिर वो वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा जो कि सदर को भेजेंगे अप्रूवल के लिए। उम्र वही है 65 साल रिटायरमेंट की, लेकिन फ़िक्स कर दी गई है टर्म 3 साल के ऊपर। तीसरी बड़ी तब्दीली जो कि तजवीज़ की गई है हुकूमत की तरफ से वो है जुडिशल कमीशन में। इसमें जो मेंबर्स की तादाद है उसमें तब्दीली तजवीज़ की गई है। जो हुकूमती अरकान हैं यानी पार्लियामेंटेरियंस की रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाया गया है और अब लॉ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल और उनके साथ अटॉर्नी जनरल और उनके साथ साथ 2 MNAs और 2 सेनेटर्स को भी शामिल किया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट्स में से रिप्रेजेंटेशन होती थी उसको वही 5 पे बरकरार रखा गया है और एक उसमें होंगे बार के नुमाइंदे भी। 12 मेंबरान टोटल होंगे। ये 3 अहम तब्दीलियाँ, ये 3 अहम नुक्ते जो कि तजवीज़ के लिए प्रपोज़ किए गए हैं। एक ड्राफ्ट भी है जिसके ऊपर प्रॉपर लैंग्वेज के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। न सिर्फ कानूनी तौर पर इसको समझेंगे बल्कि कल जो पूरा दिन हुआ, क्योंकि हुकूमत तो दावा करती रही कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, बड़ी कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रही थी, बट कल क्यों ना पेश की जा सकी है तरमीम, क्या मसले मसाइल हुए, अब आगे मामलात क्या होने हैं उसको भी हम देखेंगे। बट पहले ज़रा जायज़ा लेते हैं इसका कानूनी पहलू से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम तर मामले के ऊपर साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून अशतर अस्साफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। रीमा उमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे पैनल का हिस्सा है। अशतर साहब, एक एक करके डिस्कस करते हैं जो 3 अहम बड़ी तजावीज़ दी गई हैं हुकूमत की तरफ से। सबसे बड़ी चीज़ आईनी अदालत कायम करना चाहती है हुकूमत। क्या समझते हैं बुनियादी तौर पर ये आइडिया कैसा है? क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? आईनी अदालत, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी आईनी अदालत है, हाई कोर्ट भी आईनी अदालत है। ये अदालतें आईन ही के तहत तश्कील दी गई। इसके अंदर जो कोर्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को डील करेगी उसका नाम दे दिया गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये तजवीज़ कोई नई नहीं है। ये तजवीज़ जो है ये कोई अनहोनी भी नहीं है। बहुत सारे जो मुल्क हैं उनमें इस तरह की कोर्ट्स मौजूद हैं और वो एक यूरोपियन मॉडल आप समझ लें उसको, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं वो उस कोर्ट को रेफर किए जाते हैं और उनकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है और उसको बारहा इस्तेमाल भी किया गया, रेफरेंसेस भी जाते हैं और वहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि कोई कानून अगर बनाया गया है या कोई कानून बनाया जाना है तो भी उसकी जो है आइन की कसौटी पे देखा जा सके। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसका जिक्र था। जब पॉलिटिकल पार्टीज बाद में इलेक्शन भी लड़ती रही उसमें भी इसकी बाज़गश्त हमें सुनाई देती रही है। सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। इससे ये है
कि सिर्फ वो मामलात जो कि आइन की पेचीदगियों से मुतल्लिक हो वो वहाँ जाएंगे, और उसके ऊपर बजाय इसके कि बाकी केसेस जो हैं वो बैक बर्नर पे चले जाते हैं। और हमने देखा कि सारे फिर मामलात जो हैं वो रुक जाते हैं, और सारी की सारी तवज्जो जो है वो इन मामलात पे चली जाती है, भले ये बाद में फाइल किए गए। सो आई एग्री कि इस तरह की एक होनी चाहिए। उसके खदो खाल क्या हो उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, उसमें अपॉइंटमेंट कैसे हो उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन जो मुझे एक चीज समझ नहीं आती वो ये है कि आप 68 रिटायरमेंट एज इसकी लिखती है, 65 सुप्रीम कोर्ट की है, 62 जो है वो हाई कोर्ट के लिए है, और 60 है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए। इसमें यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं लेके आ सकते? एंड व्हाट इज द मैजिक नंबर 68? व्हाई कांट इट बी 70? व्हाई कांट इट बी 75? व्हाई कांट इट बी 65? तो अगर आप ये कहते हैं कि आपको ज्यादा तजुर्बे वाले लोग चाहिए, तो हाई कोर्ट में ज्यादा तजुर्बे वाले लोग नहीं चाहिए क्या? सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा तजुर्बे वाले लोग नहीं चाहिए क्या? सो आई थिंक उसमें भी है मौका जिसमें हम इसके अंदर मजीद बेहतरी ला सकें। आई एम ग्लैड कि ये जो है अब पब्लिक डिबेट में आ गया है, इसके ऊपर गुफ्तगू होगी और इससे अच्छा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार है, आप उससे इत्तेफाक करते हैं? एक नेशनल असम्बली की कमेटी है 8 मेंबरान पर मुश्तमिल, एज फार एज पॉसिबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर, और वो नाम भी का इंतखाब करेगी 3 सीनियर मोस्ट में से। जी देखिए, ये तरीकाकार अमेरिका में है, ये तरीकाकार जो है इंग्लैंड में भी है। ये अगर कोई ये समझता है कि किसी को जज लगा के वो उस बॉडी का मरहून मिन्नत हो जाएगा, शायद वो कोई इतनी दुरुस्त बात नहीं है। आप जज अगर लगा दिए गए हैं किसी पार्टी की या किसी कमेटी की सिफारिश पे, तो आप उसके ताबे नहीं हो जाते। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस आदमी का करते हैं। ठीक है। मर्बरी वर्सेस मैडिसन एक बहुत पुराना केस है, उसमें जो प्रेसिडेंट ने अपने बेस्ट फ्रेंड को लगाया था चीफ जस्टिस, और जब वो चीफ जस्टिस बन गए तो उन्होंने फैसला प्रेसिडेंट के खिलाफ किया, तो गिला किया गया। तो उन्होंने कहा देखें, बात ये है कि आपने मुझे चीफ जस्टिस तो लगा दिया, लेकिन मैंने कानून और आइन के मुताबिक फैसला करना था, तो मैंने किया। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड इट शुड हैपन। सर, लेकिन ये मिसाल पाकिस्तान पर सादिक आती है? देखिए, हमेशा मैं कम से कम मैं जरा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, मुझे बेहतरी की गुंजाइश हमेशा नजर आती है। और जब आप ऐसे शख्स को लगाते हैं जो कि जिसकी शोहरत जो है वो उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, जिसकी इंटेग्रिटी पे कोई उंगली ना उठा सके, वो शख्स जो अपने कानून और आइन के मुताबिक फैसला कर सके, ना कि ज़मीर और अपनी सोच के मुताबिक, तो वो बेहतर जज होता है। अच्छा, मैं आपको यहीं पे रोकूंगी। ये जो आईनी अदालत का नुक्ता है ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले ज़रा इन डेप्थ रीमा, आप जो लैंग्वेज है अभी तक जो सामने आई है तजवीज़, उससे इत्तफाक करती हैं? ओवरऑल आईनी अदालत के आइडिया से इत्तफाक करती हैं जो हुकूमत पैकेज में लेके आई है? जी शुक्रिया लीना। सब्सटेंस पे आने से पहले एक मेरा ख्याल है बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, वो है जिस तरह से जिस प्रोसेस के ज़रिए ये अमेंडमेंट्स जो हैं जो हुकूमत ने लाने की कोशिश की। कल रात को ये ड्राफ्ट सामने आया, किसी के साथ शेयर नहीं हुआ था। आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कल तक उनके साथ भी शेयर नहीं हुआ था। इस तरह इस खुफिया तरीके से, इस हेस्टी तरीके से कोई भी कानून साजी नहीं करनी चाहिए, लेट अलोन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इतने साल हो गए हम इस मुल्क में आइन की अहमियत की बात करते हैं, इस शो पे भी करते हैं कि एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक पॉलिटिकल या लीगल डॉक्यूमेंट सिर्फ नहीं है, हर शख्स के लिए एक बहुत अहमियत रखता है। उसमें अगर आपने तब्दीली लानी है, क्या ये तरीका होगा कि रात को आधी अंधेरे में खुफिया मुलाकातों के जरिए आप आइन में तरमीम करेंगे? बिल्कुल ये गलत है। जहाँ आपकी राय का बहुत एहतराम रीमा, अगर इसको हम सेकंड हाफ में जाके डिस्कस करें। सॉरी लीना, बट ये इंटर रिलेटेड इश्यूज हैं। इसकी ही ओवरऑल इसके पस मंजर में ही हमने देखना होगा कि ये एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन पाकिस्तान
लेट्स डिस्कस कि इसकी जरूरत क्यों है, वो वजह क्या है कि आप उसका सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेके आ रहे हैं। अगेन हमने ये जो ड्राफ्ट देखा है इसमें कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, हमारे पास रीजंस नहीं दिए गए कि क्यों ये सोल्यूशन के तौर पे पेश की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। लेकिन जो बातचीत सामने आई है उसमें यही है जो अख्तर औसाफ साहब ने मेंशन किया कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आप बिल्कुल डीफैंग कर दो, उसकी जो इख्तियारात हैं वो बिल्कुल खत्म कर दो और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दो। पहली बात ये। दूसरी ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की इसलिए जरूरत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेरेंस करती है। अब इन दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। पेंडेंसी का जो मामला है, अगर हुकूमत कोशिश करती, स्टेक होल्डर से इनपुट लेती, उन्हें ये मालूम होता, ये पता चलता कि पाकिस्तान में पेंडेंसी का इशू ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल केसेस सुनती है या 184(3) के केसेस सुनती है। पेंडेंसी के इश्यूज बहुत डीप रूटेड हैं, ये आपकी लोअर कोर्ट से शुरू होते हैं, ये आपके वुकला से शुरू होते हैं, ये हमारा पूरा एक निज़ाम है जो डिलेज पेंडेंसी इस पे बेस करता है। इसको आपने अगर एड्रेस करना है, आप अपनी वैकेंसीज जो अदालतों में हैं वो पूरी करें। आप जो आपके प्रोसीजरल मामलात हैं, जिन प्रोसीजर्स पे भी हम चल रहे हैं वो इतने एंशिएंट, इतने आउटडेटेड हैं, वो अब के पाकिस्तान के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, आपने उनको तब्दील करना है। मजीद आप जुडिशरी के साथ मिलके ये देखें कि किस तरह पेंडेंसी हल का इशू हल हो सकता है। अब आप खुद देखें, सुप्रीम कोर्ट में 2 साल मेरा ख्याल है 17 जजेस की जो पूरी तादाद है वो पूरी ही नहीं थी, अब जाके समर में वो पूरी हुई है। और हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये बात आ रही है कि उन्होंने बेहतर मैनेज करने हैं अपने केसेस। अब ये जब इन सब चीजों पे बात हो रही है, क्या इसका सोल्यूशन ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट को की जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस्टेब्लिश कर दें? आपने इसकी रीजनिंग, इसकी वजूहात कहाँ हैं जो हमें ये बताएंगी कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी का इशू है जो वो हल हो जाएगा? मेरे लिए ये बिल्कुल कन्विंसिंग बात नहीं है, स्पेशली जब मैं रिसर्च देखती हूँ जो पेंडेंसी की वजूहात हमें बताती है। दूसरी, पॉलिटिकल मामलात के सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई। इसमें देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हांस केल्सन है एक जूरिस्ट, उनकी जो थ्योरी है, उनकी जो जिन्होंने लिखा, जो उनकी उसको एक तरह से एक अब्सर्ड सी फॉर्म देके डॉक्ट्रिन ऑफ रेवोल्यूशनरी लीगैलिटी की शक्ल में, जो हम बात करते हैं कि मार्शल लॉज के बाद जो इक़दामात होते हैं उन्हें लेजिटिमेसी दी, उस तरह पार्लियामेंट, ये भी उन्हीं की ही एक बात है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो उन्होंने की, उसकी एक तरह से एक परवर्जन सी करके हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे जुडिशियल सिस्टम में वो लाना चाह रही है। जिन सिस्टम्स, जुरिस्डिक्शंस की अख्तर औसाफ साहब बात कर रहे थे, वो बाय एंड ज्यादातर सिविल जुरिस्डिक्शंस हैं, सिविल लीगल सिस्टम्स हैं। वहां क्या होता है कि जो आपकी बाकी अदालतें हैं वो जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार नहीं रखती, उनकी एक अपनी हिस्ट्री है। आप यूरोप की तारीख पढ़ें, अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, डिक्टेटोरियल रिजीम्स के खिलाफ जब उन्होंने एक तरह से वहां पे एक मूवमेंट्स उठी, उन्होंने अपनी नई एक सिस्टम बनाया, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को एक रोल दिया कि बाकी अदालतें शायद इतना सिस्टम का एक हिस्सा है कि वो उनको अथॉरिटेरियनिज्म से नहीं बचा सकेंगी, तो उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत थी जो सिस्टम से बाहर एक अलग प्रोटेक्शन दे। अब आप खुद सोचें, हाँ, और साउथ अफ्रीका का भी आप एक एग्जांपल ले लें कि वहां भी उन्होंने नई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अपार्थाइड के बाद बनाई, तब उसके अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ये जिम्मेदारी दी कि वो उनके आइन का तहफ्फुज करेगी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तहफ्फुज करेगी। अब पाकिस्तान में आप ये किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? क्या हमारी ये तारीख है? क्या इस वक्त एट दिस पॉइंट इन आवर हिस्ट्री हमें जरूरत है हमारे सिस्टम में इतना रेडिकल चेंज लाने की? हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त भी समझ आता था, मुशर्रफ की रजीम से लड़ रहे थे, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज सिविल सुप्रीमेसी की बात करती थी। अब हम किससे लड़ रहे हैं? कौन सी रेवोल्यूशन आई है पाकिस्तान में? कौन सा डिक्टेटोरियल निजाम है जिसके खिलाफ हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कायम कर रहे हैं? जब हम और ममालिक से और मुख्तलिफ लीगल, ठीक है, तो देखें कि क्या वो रेलेवेंट भी है या नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में आपको इसकी जरूरत है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो हमारे आम अदालतों का निजाम है उसमें बहुत से रिफॉर्म की जरूरत है, और मुझे तो एटलीस्ट खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट से ही ये आवाज आ रही है। अब चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना था, मंसूर अली शाह साहब, उनका एक लंबा, उनका एक हिस्ट्री है इस तरह के रिफॉर्म्स में। वो बार बार बात कर चुके हैं कि वो किस तरह अदालतों में पेंडेंसी कम करेंगे, किस तरह अपॉइंटमेंट्स के जो इश्यूज है कम करेंगे, सुओ मोटो का इख्तियार है उसको किस तरह रेगुलेट करेंगे। आपने
मैं अरशद साहब से ले लूं जवाब पहले, आपने कहा या फिर आप पहले आर्गुमेंट कंप्लीट करेंगे? जी जरूर आप बात है, लेकिन मैं कंप्लीट कर लूं जी। आपने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। जुडिशल कमीशन में 14 साल बाद रूल्स जो है उनके में तब्दीली आ रही थी, ये सब रिफॉर्म एफर्ट्स अदालतों में हम देख रहे थे, लेकिन और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इनपुट लेके ये सब हो रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं एक तरह से बिल्कुल उस सब को सबवर्ट कर दिया गया है, इस तरह खुफिया तरह से इस तरह की एक आईनी तरमीम का बिल सामने लेके आके। तो और अलीना ना अगेन अब आप देखें जो मसला क्या है और उसका हल क्या है, ये बहुत जरूरी है कि हम इनको जोड़ें। क्या कि इनका कोई बनता है डायरेक्ट कोई लिंक ना? आप देखें जो जजेस, अब देखें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसमें अगर आपने कोई एक एक्सपर्टीज दिखानी है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होंगे, अब आप देखें क्वालिफिकेशंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने जूरिस्ट या स्कॉलर्स को अपॉइंट करना है, वही है हाई कोर्ट के जज, वुकला या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आपने वो भी नहीं किया। जो आपके बाकी इश्यूज थे कि आपने अपनी अदालतों को इंक्लूसिव किस तरह बनाना है, डाइवर्स किस तरह बनाना है, उसमें भी आपने कुछ नहीं किया। आपने कोई मजीद क्वालिफिकेशंस नहीं डाली कि आपकी अदालतें डाइवर्स हो, कॉम्पिटेंट ज्यादा जजेस आए। इसके अलावा जो इशू है पॉलिटिकल केसेस का, ये एक ह्यूमन नेचर है अलीना, और ये इंस्टीट्यूशनल नेचर भी है। कोई भी अदालत उसको आप दे दें ये 184 की जो हमारी जुरिस्डिक्शन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स इंटरप्रेट करेगी, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह के हमारा कल्चर है, लिटिगेंट्स का भी कल्चर है, सियासी कल्चर भी है, केसेस अदालतों में ही जाते हैं, ये अदालत भी उसी तरह बॉग डाउन हो जाएगी, इसमें भी उसी तरह ज्यादा केसेस और इख्तियारात की जो जंग है हम वो देखेंगे। ये हमारा एक लार्जर इशू है, इसका हल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में नहीं है। हमने उन वजूहात पे जाना है कि क्यों हमारे यहाँ पॉलिटिकल मामलात, इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल सेंसिटिव मामलात अदालतों पे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बुरा हल है, ये एक बहुत बुरा हल है, और जो सोल्यूशंस जो ये देने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स का इनको लिंक नहीं बनता। अरशद साहब, क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि इस वक्त ज़रूरत नहीं थी इसकी? क्योंकि आपने तो अभी कहा कि ये बड़ा देरीना मुतालबा और होना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो ये कि इसको रोल नहीं किया गया। अभी तो जो हमारे पास मसवदा है तो अभी कैबिनेट ने अप्रूव भी नहीं किया हुआ। तो इस ये कहना कि जी ये रोल हो गया, ये इस तरीके से हो रहा है, रैम रॉड किया जा रहा है, नहीं। मैंने पहले ही अर्ज किया कि आई एम सो हैप्पी कि इसको आपने असेंबली में भी पेश नहीं किया और इसको पब्लिक डिबेट में लाया गया है, इंक्लूडिंग योर प्रोग्राम। एंड रीमा से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इसके ऊपर मजीद लिखेंगी, और जो इनकी बातें हैं ये तवज्जो तलब हैं, और रीजंस एंड रेलेवेंस दोनों के टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल डिस्कस होने चाहिए। इसमें बार एसोसिएशंस की इनपुट चाहिए, इसमें जूरिस्ट की इनपुट चाहिए, एकेडमिशियंस की चाहिए, इसके अंदर लिटिगेंट पब्लिक की चाहिए, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की चाहिए, इसके अंदर जर्नलिस्ट की चाहिए, इसमें सबकी चाहिए। एंड दिस इज द होल रीजन व्हाई दीज थिंग्स आर पुट इन द पार्लियामेंट एंड आर नॉट put on the table, on the table just like that. दूसरी बात ये है कि ये ओपन डिबेट जो है, ओपन डिस्कशन जो है, यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। और याद रखिए कि एक अच्छा रोबस्ट जुडिशल सिस्टम वही है एक डेमोक्रेसी को कायम और दायम रखने के लिए। तो अशरफ साहब, आप ये क्यों फील करते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है आईनी अदालतों की? आप ये क्यों समझते हैं? मैं एक छोटी सी बात करता चलूं। आपने 3 पहलू बताए, एक चौथा पहलू भी इसमें है अमेंडमेंट्स का, और वो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर अमेंडमेंट की तजवीज, जिसमें पहले चीफ जस्टिस को आप नहीं कर सकते थे। चीफ जस्टिस वाज इम्यून फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तश्कील ही चीफ जस्टिस की इंक्लूजन के साथ थी, तो वो भी उसमें किया। खुशहाल बात यह है कि आपने 45 से इसको 40 साल की उम्र में इंडक्शन के लिए किया, वेरी गुड। और इसमें और बहुत सारी, अब इसके अंदर जो आपने कहा कि एनवायरनमेंट का जो है वो फंडामेंटल राइट है, 2 तजावीज और दूंगा। एक हेल्थ इसके अंदर जरूर डालना चाहिए, ठीक है, भी आपका फंडामेंटल राइट है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के अंदर टेन्योर जो है उसको, और उसकी जो टाइमली इलेक्शन का जो सारा सिलसिला है वो भी डालना चाहिए। वो आपकी हैत को बदलेगा। और एक और चीज जो मैं अर्ज करना चाहूंगा, अब जब
आईनी इस्लाहात की बात हो ही रही है तो खुदारा वो इख्तियारात पार्लियामेंटेरियन से ले लीजिए आप, जो इनको इख्तियार देता है कि आप किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करें या उनको लेके चलें। उनका काम लेजिस्लेशन है, उनका काम सिर्फ ये है। और ये सब आप मेरे ख्याल है सलीम साफी साहब भी इसके अंदर तजावीज़ दें। बट सर, इस वक्त जो अदलिया से मुतल्लिक कह रहे हैं, अभी सबसे पहले पार्लियामेंट ने समझा कि अदालती निज़ाम में इस्लाहात जो हैं वो करना ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही कह रहे हैं अदालती एक आईनी अदालत, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात देते हैं जिसमें से आपने भी कुछ बताई। आप क्यों समझते हैं कि इस वक्त होनी चाहिए तरमीम और आईनी अदालत कायम होनी चाहिए इस वक्त? मैं कहता हूँ कि सिर्फ यही नहीं, और देखिए बार बार 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती, ये एक मौका है बट सर वजह भी तो होनी चाहिए ना सर, दे और वो भी इस्लाहात लेके आए हैं इनके अंदर जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए हों। लोकल गवर्नमेंट का एक इशू है, वो बहुत बड़ा इशू है और जिसको हमने बिल्कुल पीछे रखा हुआ है। सर ये क्या जमानत है कि आईनी अदालत मजीद फलाह करेगी और मामलात को गुंजलक नहीं कर देगी, उलझा नहीं देगी, और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात या आईनी जो आपका अदालती निज़ाम है उसके इख्तियारात कम नहीं करेगी? जी देखिए, जो आईनी इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिए गए हैं वो हैं जुडिशल रिव्यू के, जिस तरह रीमा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अपनी जगह पे है, जुडिशल रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट की मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं होती। और पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं 239 में हम सबको पता है कि जो आइन के अंदर जो तब्दीलियां हैं या कानून में तब्दीलियां हैं उनको इतने आसानी से आप नहीं ब्रश असाइड कर सकते। होता क्या है हमारे यहाँ और होता रहा है कि अभी बिल जो है वो जो प्रोविंशियल असेंबली में आया ही नहीं और उसको चैलेंज कर दिया गया और उसके ऊपर फिर सारी चीजें हो गई। तो आई टोटली एग्री विद दिस प्रोपोजिशन कि जो आईनी अदालत के मुजव्वज़ा जजेस हों उनकी क्वालिफिकेशंस को आप तय करें। वहाँ पे एकेडमिशियन बैठे, वहाँ पे वो लोग बैठे जो कि कानून पढ़ाते हैं, जो कि आइन पढ़ाते हैं। और ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बहुत गौर व ख्वास की जरूरत है। इसको बट सर वो नुक्ता ये था कि रीमा तो इस वक्त बुनियादी तौर पर इससे ही डिसएग्री कर लिया ना कि आईनी अदालत इस वक्त नहीं कायम होनी चाहिए। बट चलिए, लेकिन क्या बिल्कुल ही कायम नहीं होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कायम होनी चाहिए। टाइमिंग और ये सब चीजें जो है इसको आप जरूर देखिए, इसको डिस्कस करें ना। इट्स नॉट जस्ट हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं सर, यही काविश कर रहे हैं। दैट्स द होल आइडिया। अच्छा, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जो है वो कलेक्टिव विजडम से आते हैं। चलिए रीमा कुछ ऐड करना चाह रही, फिर मैं अगले नुक्ते के ऊपर भी आप लोगों की राय चाहती हूँ। जरा जल्दी जल्दी कर लेते, प्रोग्राम वक्त कम होता जा रहा है। जी रीमा जी अलीना, अब हमारे जियो पे बहुत से शोज पे हुकूमत के नुमाइंदे आके कहते थे उनका अगर बस चले, उनकी इंटेंशन ये है कि एक ही दिन कौमी असेंबली से ये बिल्स पास हो, सेनेट से ये बिल्स पास हो और प्रेसिडेंट असेंट भी देते हैं। ये हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड हुकूमत के नुमाइंदों की बात है। आई डोंट थिंक इट शुड बी टेकन एज अ जोक। ये बहुत संजीदा बात है कि अगर उनके पास नंबर्स पूरे हो जाते, नो आई अंडरस्टैंड, बट सर आई डोंट थिंक दिस इज बाय डिजाइन कि ये बिल्स हमारे सामने आए हैं और उस पे बात हो रही है। हैड द नंबर गेम एज द गवर्नमेंट सेज बिन डिफरेंट, आज हम देख रहे होते कि ये आईनी तरामीम जो हैं ये इन फोर्स हो चुकी होती। तो मेरा नहीं ख्याल ये बाय डिजाइन था। इस पे द गवर्नमेंट शुड नॉट बी लेट ऑफ द हुक। जिस तरह इन्होंने ये पूरी आईनी सिचुएशन को हैंडल किया है ये बहुत बहुत अफसोसनाक है और ये हमारी पूरी जमहूरियत की जो कन्वेंशन उस नुक्ते के ऊपर तो मैं चाहूंगी हम भट्टी साहब, साफी साहब को भी शामिल करें। बट मुझे रीमा एक चीज अगले नुक्ते के ऊपर अगर हम आ जाएं तो चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार बदला गया है। अब 3 सीनियर जजेस होंगे और नेशनल असेंबली की एक कमेटी होगी 8 अरकान पर मुश्तमिल, वो इंतखाब करेगी।
दुरुस्त किया गया है? जी अलीना, सॉरी, अब देखिए बेहतर है हम एक चीज पे हमने ज्यादा बात की है उसको कंक्लूड कर लें, फिर इस पे कभी और बात कर लेंगे। अभी देयर इज नो रश। ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये तरमीम जो है नहीं पास हो रही इन द अच्छा, मैं चाहती थी हम तीनों चीजों पे अगर बात कर लें तो अच्छा होगा। अलीना जी देखिए फॉर आवर व्यूअर्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे ज्यादा डिस्कशन डिबेट हमारे टीवी स्क्रीन पे तो नहीं होती। देखिए इन प्रिंसिपल किसी चीज को भी ब्रश ऑफ या डिसरिगार्ड नहीं कर देना चाहिए कि कभी भी किसी सिचुएशन में भी, किसी फॉर्म में भी, किसी जुरिस्डिक्शन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं आना चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन जो हमारे सामने एक प्रपोजल है हम उसी को असेस करेंगे, और उसमें क्या है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो प्राइम मिनिस्टर, पहले चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर खुद अपॉइंट करेंगे। अख्तर औसाफ साहब इज वेरी फेमिलियर विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। क्या उसके मुताबिक होगा ये कि आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो आपके सब आईनी मामलात जो है वो डिसाइड करेगी, उसकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद करे? दिस इज व्हाट द करंट प्रपोजल हैज फॉर अस। ये बहुत तशवीशनाक बात है। उसके अलावा पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस हैं वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो प्रेसिडेंट के साथ मिलके अपॉइंट करेंगे। ये अच्छा प्रपोजल नहीं है। इसके अलावा आई डोंट नो, अब ड्राफ्ट की डिटेल में जाएं तो हाई कोर्ट्स की जो जुडिशियल रिव्यू के इख्तियारात हैं वो भी कम कर दिए गए हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये इख्तियारात भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए गए हैं। जो अपील्स, जो अभी पेंडिंग मामलात हैं आपकी अदालतों में, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है या जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए गए हैं। दिस इज बहुत रैडिकल डिस्ट्रप्शन है हमारे सिस्टम में जो प्रपोज की गई है। तो अभी हम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बजाय जो हमारे सामने है हमने उसको डिस्कस करना है। उस पे मैं कहती हूँ इट इज अ बैड प्रपोजल। इट्स नॉट जस्ट समथिंग जो होना एवरेज नहीं है कि इसमें ट्वीक करें, इट इज अ बैड प्रपोजल इन इट्स करंट फॉर्म। दूसरी बात, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ठीक है, अगेन अलीना मैं आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ही हवाला दूंगी कि अदलिया की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चीफ जस्टिस, हम अमेरिका के सिस्टम की बार बार जब हमें सूट करता है मिसाल देते हैं, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिस्टम है। वहां जजेस खुद कहते हैं वो लिबरल जजेस हैं या वो मतलब वहां पे दे वेयर दे पॉलिटिकल लीनिंग्स, मतलब बहुत ओपनली। पाकिस्तान में क्या हमारा इस तरह का सिस्टम है? इट इज अ वेरी डिफरेंट सिस्टम। वहां इलेक्शंस हर सतह पे होते हैं। उनके जो आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें वो पाकिस्तान के आइन से काफी हद तक मुख्तलिफ है, उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो वो सिस्टम हम यहाँ पे इस तरह नहीं मेरा ख्याल है ला सकते। हमारे यहाँ पे देयर डेकेड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ऑफ रिफॉर्म, ऑफ एडवोकेसी, जिसके बाद हम यहाँ आए हैं सीनियरिटी के जो आपके सीनियर मोस्ट जज हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे। अब उसमें क्या वजह है कि आप ये पार्लियामेंट की एक कमेटी को इख्तियार देंगे कि वो टॉप 3 में से चुने? क्या वो किस बेसिस पे सुनेगा? यहाँ तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी, जुडिशियल कमीशन को कमेटी जो है उसको रिव्यू भी नहीं कर सकती उसके जो मामलात हैं। सो हमारे यहाँ पे हमने देखना पड़ेगा इसमें कि वो सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग, और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी उसमें ये कहा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो अपनी तजवीज दे सकती है, लेकिन उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगी जुडिशियल कमीशन पे, वो वीटो का इख्तियार नहीं रखेगी। अब ये हमारी जूरिस्प्रूडेंस है, इसमें हम किस तरह का डिपार्चर अब देख रहे हैं अगर हमने उसी चीज को फिर से रीइंटरप्रेट। अगर एक सेकंड के लिए रुकिएगा, कता कलामी की माजरत, अख्तर साहब से भी इस पॉइंट के ऊपर जवाब ले लेते हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार, अख्तर साहब आपको दुरुस्त लगता है या नहीं? I disagree with the proposal, और चूंकि प्रपोजल है इसलिए हमारा हक है हमें और बिल्कुल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है, आप बताएं कि क्या बेहतर है और क्या बेहतरी की जा सकती है। This is the whole idea of a debate. This is the whole idea of talking amongst ourselves. और मैं रिपीट करूंगा अपने आप को कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस उसी वक्त हो सकते हैं जब कलेक्टिव विजडम हो, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत यंग आदमी है या इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो इस एब्सोल्युटली। ओहो, अख्तर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, कुछ तकनीकी वजूहात हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद एक जो इसमें नुक्ता है उसको भी डिस्कस करना है, और फिर कल हुआ क्या? हुकूमत तो बड़ी दावे कर रही थी, प्रिपेयर्ड थी, बट क्या हुआ? एक ब्रेक के बाद। रीमा,
आप कहिएगा, ये जो तीसरी एक अहम तब्दीली करने जा रही है या करने का इरादा रखती है हुकूमत, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जुडिशल कमीशन की हैयत में तब्दीली। अलीना, मेरी बहुत अरसे से ये तजवीज़ है कि जुडिशल कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। बहुत से मॉडल्स हैं जो मैंने पढ़े हैं, जिनको समझने की कोशिश की है। उसमें मुझे साउथ अफ्रीकन मॉडल, ब्रिटानिया का जो मॉडल है वो बेहतर लगता है। उसमें आपकी एक ज़्यादा इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव जुडिशल कमीशन है। उसके पीछे सोच ये है कि सिर्फ लॉयर्स और जजेस को जजेस नहीं लगाने चाहिए। उसके पीछे आपकी सिविल सोसाइटी, आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, आपके एकेडमिक्स, ये जिस तरह का आपका मुआशरा है उसकी पूरी एक शक्ल आपको अपनी जुडिशल कमीशन या इस तरह की जो भी बॉडी है उसमें नजर आनी चाहिए। अब इसमें कुछ तब्दीली तो की है, पार्लियामेंटेरियंस, MNAs और सेनेटर्स को रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं की। क्वालिफिकेशंस में कोई तब्दीली नहीं की। इसके अलावा इंक्लूसिव बनाने में कोई तब्दीली नहीं की। हमारी जुडिशल कमीशन में खवातीन की नुमाइंदगी ही नहीं है, बहुत अरसे से नहीं होती, उसको यकीनी बनाने की कोई कोशिश नहीं की। सो बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो जुडिशल कमीशन में करने की जरूरत है, और जुडिशल कमीशन के रूल्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस सब को साइड पे रख के ये जो तब्दीली लाए हैं, मेरा ख्याल है मजीद इसमें बेहतरी की जरूरत है। जुडिशल कमीशन जो है वो सिर्फ जजेस और वकला, सिर्फ उनकी आवाज उसमें नहीं है, उनका वोट नहीं होना चाहिए। उसकी प्रोसीडिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। किस तरह वो लोगों को नॉमिनेशंस को कंसिडर करते हैं उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी बेसिस पे असेसमेंट होती है, और बहुत से ममालिक में हमें देखते हैं ये आइन में ही दिया गया है। अच्छा, ये तो आइन फॉर एग्जांपल वो कहता है कि उनकी जो कमीशन है वो देखेगी कि जो साउथ अफ्रीकन सोसाइटी है क्या वो रिप्रेजेंट हो रही है सही तरह जुडिशरी में या नहीं। ये एक क्राइटेरिया होगा, ये एक मेरिट का कंपोनेंट होगा उनकी अपॉइंटमेंट्स में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अब अगर इस पे मजीद डिस्कशन हो तो आप और लोगों ने इससे, जिन्होंने इस पे काम किया है, मजीद जुरिस्डिक्शंस को समझने की, सिस्टम्स को समझने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये प्रपोज किया गया है कि आप कमीशन की जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं वो कमीशन खुद से बना सकता है मजीद, ये तो कहा गया है। तो पहले भी बना सकता था exactly. ना, तो ये जो नया पॉइंट इज 14 साल में पहली बार अगली मीटिंग में जुडिशल कमीशन ने उनको अडॉप्ट करना था, और अब अगर इस तरह की कोई तरमीम हो जाती है तो वापस विल गो बैक टू स्क्वायर वन। नहीं, मैं आई थिंक रीमा उमर जो है, शी हैज द एबिलिटी टू रीड माइंड। उन्होंने मेरे जहन में भी और मेरी तजावीज़ में भी ये है कि ख़वातीन को इसके अंदर होना जरूरी है। सही। मेरी तजवीज़ ये भी थी कि NGOs को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मेरी तजवीज़ ये भी थी कि इसमें एकेडमिशियंस भी आए और ये सारी चीज़ें हों। अब देखिए 14 बरस रूल्स का इख्तियार था किया। इसी तरह आप देखिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स को भी 92 में चेंजेस लाए थे और नहीं किया, इसीलिए तो फिर पार्लियामेंट को ये करना पड़ता है ना। और जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, पहले तो जस्टिस को जो थी वो प्राइमेसी थी, और तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं रबर स्टैम्प है, तो वो भी तो दोबारा वही चीज आ गई कि जिसको चीफ जस्टिस जिसके सर पे हाथ रख दें वही फिर जज बनते थे, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जज हों। इसी तरह ये सारे सिलसिले। सो वी नीड एन इंक्लूसिव सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन वेयर जजेस आर टू बी। मैंने पहले भी अर्ज किया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है मेरे नजदीक, वहां पे सिर्फ इस तरह आपका एपिलेट कोर्ट है फेडरल शरीयत कोर्ट की अपीलें सुनने के लिए, वहां पे उलमा बैठते हैं ना, ठीक, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं उन लोगों को जज लगाते जो कि आइन पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज में आइन पढ़ाते हैं, क्यों नहीं उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाता। और ये फिर वही बात कि हम ये जो क्राइटेरिया देते नहीं हैं, और ये सारी चीजें जो है वो चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, देखिए क्राइटेरिया को डाइवर्स कर देना चाहिए और मजीद वजह कर देना चाहिए आइन के अंदर भी, ताकि कोई इबहम ही ना रहे। ठीक है जी, कानूनी राय रीमा उमर साहिबा ने भी और अशतर साफ ने भी दी, बहुत शुक्रिया अशतर साहब आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कल हुआ क्या, बहुत सारे सवाल हैं, एक ब्रेक के बाद पूछेंगे ज़रा अपने तज्जियाकारों से।
वेलकम बैक। हुकूमत आईनी तरमीम का इरादा रखती थी। कल सुबह से लेके शाम तक इंतज़ार होता रहा। कमेटीज़ के इजलास 3-3 दफ़ा मौखर हुए, सबको स्टैंड बाय पे रखा हुआ था, लेकिन फिर भी क्यों ये आईनी तरमीम पेश ना हो सकी कल? सलीम साफ़ी साहब, क्या ये हुकूमत की नाकामी है? कल हुआ क्या? खबर क्या है इस्लामाबाद में? जी, ये हुकूमत की नाकामी है और हुकूमत की गलत हिकमत अमली है। लेकिन ये कोई मामूली काम नहीं है जो जिससे पूरे आइन का हुलिया तब्दील होगा। तो ये काम पहले से आवाम के सामने भी रखना चाहिए था और पॉलिटिकल फोर्सेस के सामने भी रखना चाहिए था, उनकी राय भी लेनी चाहिए थी, उसको एकोमोडेट भी कर लेना चाहिए था। लेकिन कल जो बुनियादी नुक्ता था वो यही था कि एक तो ये कि वोट पूरे नहीं हो रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर, और उससे पहले जो इंडिपेंडेंट पे इन्हिसार किया जा रहा था तो वो 8 जजेस के फैसले से वो ऑप्शन भी वो हुकूमत के पास नहीं रही थी। तो कल आपने देखा कि मौलाना का घर जो था वो सबके लिए बस एक तवाफ खाना बन गया था, और पीपल्स पार्टी वाला बिलावल निकलते तो बैरिस्टर गौहर अंदर आते, वो निकलते। कल आप यकीन माने कि इन तीनों पार्टियों ने बाहर मौलाना के घर के बाहर इंतजार भी किया है कि वो पहले वाला बाहर निकले तो फिर मैं अंदर जाऊं। हाँ, तो अब पीटीआई ने तो कल उनको इमाम भी मान लिया। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब जब पीपल्स पार्टी और नून लीग वो भी पीटीआई की तरह उनको इमाम मान ले तो उसके बाद शायद वो भी इनके साथ कोई पैचअप कर ले और कोई दरमियाना रास्ता निकाल ले। अभी तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं, अभी तक वो इसको नहीं मान रहे हैं। और ये कल जब बिल कल शाम तक, अब ये बारी बारी जा रहे थे, पीपल्स पार्टी और नून वाले उनसे कह रहे थे कि आप हमारे साथ मान लें, बिल दरमियान में मौजूद ही नहीं। उन्होंने कहा मैं मानूं तो किस चीज को मानूं। इससे पहले आपने देखा है कि एक काबीना ने अन दे के एक चीज की मंजूरी दी है तो आज वो इमरान खान के लिए मुसीबत बनी हुई है। तो मौलाना ने कहा मेरी एक जमात है मुझे उसमें, तो वो मौलाना के पास जब वो लाया गया तो वो ब्लैक लिफाफे में था, रात गए ब्लैक लिफाफे में मौलाना साहब को वो दे दिया गया। तो मौलाना साहब ने अपने वकला ने बुला लिए, तो मौलाना साहब को अपने वकला ने राय दी कि जी इस ब्लैक लिफाफे में तो ब्लैक सांप है और जगह जगह नुक्तों उसमें जो है ब्लैक सांप छुपे हुए हैं। तो अभी तक तो मौलाना साहब की राय ये है। अब दोबारा उनके दर पे हाजिरियों का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो बिलावल साहब उधर पहुंचे हैं। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ मौलाना साहब को सिर्फ एक चीज पे एतराज नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, क्योंकि मौलाना साहब कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने भी उस पर दस्तखत किए हैं और हमने भी उसको माना। लेकिन बाकी बहुत सारे नुकात है कि जिस पे मौलाना साहब का और उनके वकला का एतराज है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि उनके साथ सर वो निकल सकता है। नवाज शरीफ से भी नहीं मिले मौलाना साहब, ये क्या हुआ? ये क्या स्टोरी है? जल्दी से बता दें जरा। नहीं, कल इस बिल का एक फायदा तो ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब का पता चल गया कि वो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान में मौजूद है। उससे पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब भी गायब थे। तो असल मामला मैंने आपको बता दिया कि मौलाना के पास लटका हुआ है और मौलाना जिस तरह पीटीआई वालों ने उनको इमाम तस्लीम कर लिया, जब ये दोनों पार्टियां भी इमाम तस्लीम कर लेंगी दोबारा तो शायद कोई हल निकल आएगा। भट्टी साहब आपकी क्या राय है? मैडम शेख जॉन एलिया का एक शेर सुन लीजिए, जो हुआ जॉन वो हुआ भी नहीं, यानी जो कुछ भी था वो था ही नहीं। जानिए मैं चला गया हूँ कहाँ, मैं तो खुद से कहीं गया भी नहीं। मैडम शेख
पहली बात, 2-3 बातें मैं सवाल पे आने से पहले बताता चलूं कि ये ना अदलिया की बेहतरी की कोशिश थी, ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से कोई मोहब्बत थी। 19 साल बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से मोहब्बत जाग गई, 2-3 हुकूमतें भुगताई नून और पीपल्स पार्टी ने, चौथी मरतबा इकट्ठे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आज़ाद अदलिया का मक्कू ठपना था और उसको अपना ताबे करना था। अल्लाह का शुक्र है 1973 के आइन का हुलिया बिगड़ने से बच गया। अल्लाह का शुक्र है कि आज़ाद अदलिया पर हमला टल गया। अल्लाह का शुक्र है एक बहुत बड़ा बुरान टल गया जो इसके बाद पैदा होना था। और अल्लाह का शुक्र है जमहूरियत पर ये जो खुद का हमला आवर थे, मौलाना साहब के पास आ जा रहे थे, इनका हमला टल गया। तीसरी बात, अभी अख्तर साहब चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि कितनी खूबसूरत बात है कि हम ये आ गया है पब्लिक में, अब इनपुट होगा, गुफ्तगू होगी, बातें होंगी। अख्तर साहब, ये आज कानून बन जाना था, आइन में तरमीम हो जानी थी। मौलाना साहब से बात कहाँ बिगड़ी? मौलाना साहब से बात यहाँ बिगड़ी कि उन्होंने कहा कि ये तो हतमी मुसवदा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हतमी मुसवदा दें और 2 दिन का टाइम दें। उन्होंने कहा नहीं जी, आज की रात ही ये मंजूर होगा और हतमी मुसवदा भी अभी नहीं दिखाया जाएगा, वो असम्बली में दिखाया जाएगा। यहाँ से बात बिगड़ गई। मतलब ये कल रात करना चाहते थे। मैडम शेख, क्या नालायक कोशिश थी, क्या नाअहल कोशिश थी, क्या फारिग कोशिश थी, क्या दिमाग लेस कोशिश थी, क्या जमहूर लेस कोशिश थी, और क्या बेबस कोशिश थी, और क्या नाकस हिकमत अमली थी। क्या आनियाँ जानियाँ हुकूमत है, क्या सिर्फ किस्से कहानियाँ हुकूमत है। मैडम शेख, आप तरीक़ाकार मुलाहिज़ा करें। ईसाइयों पे ईसाइये खिला दिए, बड़कों दामों के कुतुब मीनार बना दिए, फ्रांस, चीन, दुबई से अर्जेंट वोटर मंगवा लिए, जितनी तरमीम ज़ेरे गौर थी, यानी जो कुछ ज़ेरे गौर था, और ना उनको इत्तेहादियों को पता था और ना माशाल्लाह किसी के पास हतमी मुसवदा था, और वुज़रा को 80-90% वुज़रा को पता नहीं था कि वो क्या रहा है। साहब बता दे, बड़ी बड़ी पेशगोइयां कर रहे थे मौलाना साहब, जी क्यों नहीं राजी हुए? बुलाए ना किसी दिन, अख्तर साहब की जगह उन्हें बुला लेते, बुलाएं उन्हें। हाँ, वैसे सही कह रहे हैं आप, बढ़ के सुने उनकी छुड़े, शहबाज शरीफ साहब की सुने, उनके बाकियों की, ख्वाजा आसिफ साहब की सुनो, रुके नहीं रुकते थे। और मैडम शेख साहब, अभी साहब भी लगा दिया आपके साथ कि अभी सलीम साफ़ी साहब ने फरमाया है कि चेहरा नुमाई हुई, तकरीब रुनुमाई हुई नवाज शरीफ साहब की, लेकिन मुझे नवाज शरीफ साहब के कल के किरदार पर बड़ा तरस आया। इस सारे रोले रप्पे में नवाज शरीफ का किरदार था कौमी असम्बली का एक वोट, और वो भी मशकूक वोट। मैडम शेख, बिलाशुबा इस बेनतीजा या ड्रा टेस्ट के मैन ऑफ द मैच मौलाना साहब हैं। अब ये एक अलहदा बात है कि उनकी मुकम्मल डिमांड्स पूरी नहीं हुई, या वाकई वो एक्सटेंशन और मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ थे, या मुसवदा देखना चाहते थे। ये एक अलहदा बात है। लेकिन मैडम शेख, आखिरी बात कि क्या हुकूमत खुद मेरिट पे आई है? क्या ये असल हुकूमत है? क्या कारकर्दगी वाली हुकूमत है? छोड़ दें इस अदलिया को, बस कर दे खुदा के लिए। कोई हिस्सा तो छोड़ दें इस मुल्क का जिसको आपने बर्बाद नहीं करना। सर, छोटे छोटे मेरे सवालात हैं, उनका प्लीज छोटा छोटा जवाब दे दें। मौलाना साहब जी क्या मांग रहे थे? मौलाना साहब की डिमांड्स जहां तक थी, जो सुना जा रहा है, अभी तो सारा सुना ही जा रहा है, ये जो आपके सामने आपने 3 तजावीज़ रखी हैं, ये भी उनमें से सबसे शरीफ तजावीज़ हैं जो हमारे आई हैं सामने। जो दूसरी तजावीज़ थी वो तो पता नहीं किधर ही गई, तो तरामीम थी जो। तो पहली बात तो यह कि मौलाना साहब वजारतें भी मांग रहे थे। मौलाना साहब, सुना जा रहा है जो 2 सूबों की गवर्नरी भी मांग रहे थे। मौलाना साहब के वो क्या कहते हैं, बलूचिस्तान में वजारत हिस्सा भी मांग रहे थे। अच्छा। मौलाना साहब की बहुत बचपन की ख्वाहिश है, जब हम दोनों खेला करते थे इकट्ठे तो बताया करते थे मैंने सदर बनना है या वज़ीर आज़म बनना है, तो मौलाना साहब का वो भी था। और फिर मौलाना साहब को वो जो मुसवदा, और मौलाना साहब की अपनी टीम। जी साहब देखें, ये तो भट्टी साहब पता नहीं मजाक में कह रहे हैं या हुकूमती साइड से इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो बातें जब हुकूमत इंतखाबात हुए और हुकूमत तो उस दौरान ये लेन देन और ये सारी चीज़ें हुई थी, और उनको पेश या उनकी ख्वाहिशात जो थी वो इलेक्शन से पहले बाद में वो हम सबको मालूम है। लेकिन कल का जो दिन था, कल के दिन में, कल की डिबेट में
एक तो ये कि किसी के साथ उन्होंने खलवत में कोई नशिस्त नहीं की है, और मौलाना साहब बावकार इंसान है, वो जलवत में किसी ओहदे और इस चीज़ का मुतालबा नहीं कर सकते। उन्होंने बिलावल से भी ये की है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी ये बात की है। मेरी आज उनसे बात हुई थी। अच्छा। मौलाना साहब ये तो मौलाना साहब ये कह रहे थे कि पहली बात तो ये कि हमने उनसे कहा कि भाई आईन कोई मजाक नहीं है, ये आईन बड़ी मुश्किल से हमने बनाया है और इसको बचाया है, तो इसमें अगर आप तरमीम ला रहे हैं तो वो इसी तरीके से आप नहीं ला सकते, और न मैं उसका हिस्सा बन सकता हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा मौलाना साहब कल पार्लियामेंट हाउस भी उनकी कमेटी के साथ मुज़ाकरात के लिए भी अपने वकला के साथ गए और उधर भी वही बातें हुई। तो मौलाना साहब के जो एतराज़ात थे, मौलाना साहब के मुसव्वदे पर भी संगीन एतराज़ात हैं। वो इस किस्म के हैं जो जिसका कुछ रीमा ने इज़हार किया, कुछ उस्ताद साहब ने किया, कुछ, लेकिन इसके अलावा भी मौलाना साहब के मैं तफसील नहीं, वक्त नहीं है कि मैं तफसील बताऊं, लेकिन मौलाना साहब के इसके अलावा भी कई एतराज़ात हैं। जैसे कि मुख्तसर बता दें सर। जैसे कि मसलन मैं तो नहीं समझता, ये आईनी पोजीशन रीमा बेहतर बता सकती है, लेकिन वो ये मौलाना साहब ये कह रहे थे कि सिविलियन का हर मुकदमा उसमें ये चीज़ एक रखी गई है कि उसको फौजी अदालतों में लाया जा सके। इनडायरेक्टली हाई कोर्ट की इस वक्त एक जुरिस्डिक्शन जो है 199 के तहत, अच्छा, उसमें हाई कोर्ट्स ने ओवर द इयर्स उसको इस तरह इंटरप्रेट किया है कि वो मामलात सुन सकते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी या फौज से रिलेटेड है। इसलिए आप देखते हैं फौजी अदालतों की जो रिव्यू जाती है रिव्यू के तहत, उसमें एक तरमीम की गई है कि नेशनल सिक्योरिटी की को एक लिमिटेशन बना दिया गया है कि हाई कोर्ट उसके केसेस नहीं सुन सकेगी। और भी हमने जूरिस्प्रूडेंस देखी है जी, हाई कोर्ट की हमने और भी देखी है जिसमें वो सवाल पूछते हैं आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस से, एजेंसी से, इंटेलिजेंस से, उसको भी लगता है कि कम करने की, उस इख्तियार को कम करने की भी कोशिश है। मतलब सलीम साहब, आपकी जो असेसमेंट है, जो आपकी गुफ्तगू हुई है मौलाना साहब से उसके बाद के मौलाना साहब बिल्कुल पुरखुलूस तरीके से, साफ नीयत से ये जो आईनी तरमीम है इसके लिए या इन इस्लाहात के लिए संजीदा है, ये कोई लेन देन का मामला नहीं है सर। नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, बट आपने ऑब्जर्व जो किया, जो आपने ऑब्जर्व किया गुफ्तगू, लेकिन कल ये जो पैदर पे उनके पास लोग जा रहे थे घर में, तो उनके साथ डिबेट उनकी इन बुनियादों पे हुई है। और फिर जब उधर कमेटी में जाके, कमेटी में उनकी एक मेंबर थी, लेकिन वो मौलाना साहब खुद वहाँ पे गए पार्लियामेंट में, और उधर उस जो चीज़ें उन्होंने बाहर कही हैं या जो वो चीज़ें कहते हैं, वो अंदर भी जाके उन्होंने कह दिया है कि भाई मुझे दो चीज़ों की बात बता दीजिएगा। एक, मोहसिन नकवी साहब फिर किस कैपेसिटी में जा रहे थे मौलाना के पास, और मोहसिन नकवी साहब के साथ ही कैसे आए फिर मौलाना साहब जब पार्लियामेंट हाउस? पार्लियामेंट हाउस मैंने आपको बता दिया कि वो उस कमेटी में शिरकत के लिए गए थे जो इस बिल और मोहसिन साहब किस कैपेसिटी में जा रहे थे उनके पास? लेकिन मौलाना साहब ने दरवाजे बंद भी नहीं किए हैं। मौलाना साहब ये नहीं कहते कि तरमीम चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये इत्तेफाक राय से होना चाहिए और इस पे जो डिबेट होनी चाहिए प्रॉपर पार्लियामेंट के से बाहर भी, और इसको इस शक्ल में सब लोगों की रजामंदी के साथ फिर इसको मंजूर कर देना चाहिए। ओके सर, एक चीज़ और बता दीजिएगा, फिर हुकूमत आपके ख्याल में इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी मौलाना से मुतल्लिक? अगर ना उन्होंने ड्राफ्ट दिखाया था, ना कुछ किया था, तो फिर क्यों इतनी कॉन्फिडेंट थी? ये हुकूमत तो हर चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट होती है और हर चीज़ में फेल हो जाती है। फिर आपने देखा नहीं है इससे पहले कितनी चीज़ों में फेल हुई और होती कॉन्फिडेंट है। तो इस हुकूमत को आज तक ये एहसास पूरी तरह नहीं हुआ कि हम खुद हुकूमत है, हमने खुद कुछ काम करना है। इस हुकूमत की गलतफहमी है इमरान खान की हुकूमत की तरह कि हमारे लिए काम कोई और करेगा। माजरत के साथ सवालात तो बहुत सारे हैं और आई एम श्योर आप लोग भी बहुत बातें कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तज्जिया तबसरे ये तो आने वाले दिनों में चलते ही रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मज़ीद डिबेट भी होगी और फिर आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये जो सारा का सारा सागा हुआ कल, इससे आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।